Yes, sir. So let us complete that topic first. Magnetostriction method for producing ultrasonics. It is based on the principle of inverse magnetostriction. ठीक है जी. What is inverse magnetostriction method? डायरेक्ट मेथड क्या था कि आप फेरोमैग्नेटिक रॉड जो है सफर करती है कंप्रेशन एंड एक्सटेंशन इन लेंथ व्हेन ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड. ठीक है जी. और इनवर्स मैग्नेटोस्ट्रिक्शन में क्या है? इफ फेरोमैग्नेटिक रॉड डेवलप ए मैग्नेटिक फील्ड व्हेन सब्जेक्टेड टू ऑल्टरनेट स्ट्रेस व्हिच इज कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन एंड व्हिच इंड्यूसेस ऑन द रॉड, व्हिच इंड्यूसेस ईएमएफ ऑन द रॉड. सो आपके पास रॉड है, फेरोमैग्नेटिक रॉड से निकल रॉड. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर आपने साइन वेव वाला समझा दिया था. Anish, let me finish this topic first, then I'll go for the answers. Otherwise, we'll get stuck in this unit only. Okay? So okay. ये साइन वाला जो है एंड में आएगा. Okay, sir. तो इनवर्स मैग्नेटोस्ट्रिक्शन में क्या है कि वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करोगे अगर आप इस पे ऑल्टरनेट कंप्रेशन या रेयरफेक्शन लगाओगे. ठीक है? एंड व्हिच इन टर्न इंड्यूसेस ईएमएफ ऑन द रॉड. सो दिस वाज द प्रिंसिपल वी डिस्कस्ड. ठीक है जी. देन वी हैव स्टार्टेड with the circuit. So this was your tank circuit. There is a ferromagnetic rod clamped from the center. So ये ferromagnetic एक rod मैंने रख दी है यहाँ पे, clamped from the center. ठीक है. सो ये रॉड ऑलरेडी मैग्नेटाइज हो भी सकती है क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक रॉड है. सो आप इसको इनिशियली कोई पोटेंशियल या बैटरी लगा के इसको मैग्नेटाइज कर भी सकते हो और ये इनिशियली डीमैग्नेटाइज भी रह सकती है, जीरो मैग्नेटाइजेशन. सो ये कॉइल जो है एक्स, ये हमने रैप कर दी इस तरह से. ठीक है. दिस इंडक्टर L1 एंड दिस इज C कैपेसिटर. ठीक है जी. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ टैंक सर्किट व्हिच मेक द ऑसिलेशंस. Then we have a feedback transistor which amplifies the signal as well as giving the feedback. So this was the emitter, this was the collector, and this is the base which is connected with the coil Y. This is the base. Okay. This collector is connected with the tank circuit for giving the feedback. Okay. Now this emitter E is grounded. ठीक है. ये ग्राउंड क्यों करते हैं? emitter is grounded so that excess current will not harm the circuit. और यहाँ पे हमारे पास है हाई टेंशन बैटरी, डीसी करंट है, हाई टेंशन बैटरी. ठीक है जी. अब इसमें हो क्या रहा है बच्चे? जब आपने हाई टेंशन बैटरी, अगर यहाँ पे एक स्विच लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो. जब आपने स्विच S पुट किया तो सर्किट जुड़ गया, कैपेसिटर विल स्टार्ट चार्जिंग. सो आपकी कर्व किस तरह की होगी? चार्जिंग की इस तरह की. जब ये फुली चार्ज हो गया कैपेसिटर, इट विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग, इस तरह से डिस्चार्ज करेगा. सो देयर आर रिपल्स. तो डीसी बैटरी थी. कल एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि एसी करंट कैसे आया था. सो इस वजह से कि कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से देयर आर रिपल्स इन दिस इंडक्टर. ठीक है. सो दिस करंट flows through the inductor and magnetic field is produced. ठीक है. This magnetic field will force the ferromagnetic rod for compression or rarefaction. ठीक है. Which is linked to the coil, inductively coupled to the coil Y, and this is sending back the feedback through the base B. Collector current IC will increase through the capacitor and it will further amplify the current. ठीक है. So this was the explanation of our circuit construction and working. ठीक है. AB was the length of the rod. सर हाँ जी बच्चे पूछो भाई. सर रिपल्स के कारण सर एसी करंट इंड्यूस हो जाएगा सर. हाँ ठीक है सर. इसीलिए आपके पास ऑल्टरनेटिंग फील्ड आ रही है ना यहाँ पे, राइजिंग और डिके के लिए.
देन वी हैव डिस्कस्ड कि हमारी जो रॉड की फ्रीक्वेंसी है, अच्छा ये टैंक सर्किट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी भैया? Sir, 2 times the frequency of LC. नहीं, इन जनरल टैंक सर्किट की फ्रीक्वेंसी, ये जो अप्लाइड फील्ड है अच्छा इसकी, अंडर रूट LC. इट 2 इज pi and 2 पाई अंडर रूट ऑफ LC. L1 है यहाँ पे एंड C। तो ये तो आपकी टैंक सर्किट जो अप्लाइड फील्ड है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। और रॉड की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? Sir, EC की twice. रॉड की फ्रीक्वेंसी मैं लिख दूं, बजे रॉड है ना, सो 1/2L इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासोनिक्स, या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 1/2L और y/ρ, ये फ्रीक्वेंसी है रॉड की। y इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर पर्टिकुलर एक्सिस जो आपने चूज किया है, एंड ρ इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, L इज द लेंथ और विड्थ ऑफ द क्रिस्टल या रॉड जो आप यूज कर रहे हो। सो ये जो लेंथ ऑफ द क्रिस्टल या रॉड, ठीक है जी। सो ये जो फ्रीक्वेंसी न्यू और ये जो f है, अगर ये दोनों बराबर होंगी देन रेजोनेंस विल बी अचीव, ठीक है। सो जिस फ्रीक्वेंसी की जो आपका टैंक सर्किट की फ्रीक्वेंसी है LC सर्किट की, और ये जो रॉड जिस फ्रीक्वेंसी के साथ कंप्रेस और रेयरफेक्शन हो रही है उसमें, अगर ये दोनों बराबर होती हैं देन यू विल गेट रेजोनेंस। सर ऊपर वाली एफ क्या है? ऊपर वाला है टैंक सर्किट की फ्रीक्वेंसी है यहाँ। और सर नीचे वाले ये जो सर, और नीचे वाले में आपने क्या लिखा है? y/f, ये हाँ, गामा y/ρ इज द डेंसिटी। तो यंग्स मॉडुलस है ना भाई? हाँ, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ρ इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, कि ये रॉड जो है आपने यूज की इसकी डेंसिटी कितनी है। L स्मॉल l इज द लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है। लेंथ या विड्थ डिपेंड कर रहा है कि आप लेंथ के अलोंग फील्ड लगा रहे हो या विड्थ के अलोंग फील्ड लगा रहे हो, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग आपको ये चूज करना है। सो ये दोनों जब बराबर होंगी तब आपकी रेजोनेंस कंडीशन आएगी, मतलब मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर होगी और आप हाई पावर अल्ट्रासोनिक प्रोड्यूस कर सकते हो। पर हमने अभी सर लास्ट पेज एक बार लगा दीजिए, वो थोड़ा सर्किट एक बार ड्रॉ कर दें। सर क्या बोला था आपने? फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प सर्किट, टैंक सर्किट बच्चे, LC सर्किट इज कॉल्ड टैंक सर्किट, सो दिस वन इज टैंक सर्किट, ठीक है। हाँ जी, अरे रिपल मतलब? ये जो कर्व आ रही है ना, ये डीसी करंट कैसा होगा? अगर ये करंट है विद टाइम, डीसी करंट कांस्टेंट सप्लाई देगा। और एसी करंट कैसा होता है? ये इस फॉर्म में रिपल्स। आपने रिपल इफेक्ट नहीं किया एम्पलीफायर में या No, रेक्टिफायर में? नहीं रेक्टिफायर नहीं पढ़ा अभी? रेक्टिफायर पड़ा सर। तो फिर रिपल्स क्यों नहीं पढ़े आपने? उसमें पढ़ना बचे रिपल्स। ये जो आप वेरिएशन आ रही है ना विद टाइम, कांस्टेंट करंट की बजाय आपके पास चेंजिंग एम्पलीट्यूड है करंट का, सो दिस इज कॉल्ड रिपल्स। सर ये एफ और न्यू सर किस किस की फ्रीक्वेंसी है सर? F is the frequency of this LC circuit या इनपुट जो आप अप्लाई कर रहे हो, एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रॉड कि जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वो ऑसिलेट कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। ओके सर। देन हमने देखा था बच्चे, आपके पास अगर ये इनपुट है, फॉर एग्जांपल साइन वेव में कंसीडर कर लेता हूँ। सो ये मेरे पास डिफरेंट लोकेशंस है साइन वेव में, और मेरे पास ये रॉड है AB, ठीक है, ओरिजिनल रॉड। सो जीरो पोजीशन 0 पे, ठीक है, देयर इज नो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। व्हेन वी मूव ऑन टू पोजीशन नंबर 1 यहाँ वेव पे अप्लाइड फील्ड की, सो इट विल इंक्रीज द लेंथ। फॉर एग्जांपल मैं एक साइड की बात कर रहा हूँ मुझे, ठीक है, दूसरी साइड, दोनों साइड होता है वैसे ये, तो मैं एक साइड की आपको बात करता हूँ। सो ये C पॉइंट तक चला गया बढ़ के, ठीक है। देन अगेन एट पोजीशन नंबर 2 इट विल फॉल। पोजीशन नंबर 2 पे कोई अप्लाइड फील्ड नहीं है, अगेन इट विल कम बैक टू द इनिशियल पोजीशन AB, ठीक है। सो अब क्या हुआ, रॉड जो है एक बार लेंथ बढ़ा के फिर कम कर चुकी, मतलब ये एक बार वाइब्रेट कर चुकी है उसकी हाफ साइकिल के लिए। यहां भी आपने देखा, तो पॉइंट नंबर 0 to 2 के लिए रॉड की लेंथ बढ़ भी गई और कम भी हो गई। फिर से अगर मैं पॉइंट नंबर 2 से 3 पे चला गया, तो फिर से ये जो रॉड की लेंथ है ये फिर इंक्रीज कर जाएगी। अब क्योंकि ये जो एम्पलीट्यूड है 0.1 पे या 0.3 पे, ये दोनों सेम है, बस डायरेक्शन का फर्क है।
बट रॉड आपकी अगेन सी तक चलेगी, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 4 पे अगर मैं आ जाऊं, पॉइंट नंबर 4 पे फिर से अप्लाइड फील्ड 0 है, तो ये फिर से ए बी पोजीशन पे आ जाएगी। सो एक बार यहां ऑसिलेट कर गई रॉड, एक बार यहां कर गई, सो उसकी हाफ साइकिल्स के लिए रॉड एक्सटेंड होके वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रही है, ठीक है। सो अगर मैं अप्लाइड फील्ड अगर ये फ्रीक्वेंसी में बोलूं एफ और ये जो रॉड की फ्रीक्वेंसी है न्यू, सो यहां हमारे पास है कि एफ इज इक्वल टू कितना होगा भाई? 2 new. 2 new, yes, 2 new. एफ इज इक्वल टू 2 न्यू, Hmm. ठीक है। अच्छा, अब हमारी रेजोनेंस कब आएगी? F is equal to new पे। एफ इज इक्वल टू न्यू पे। बच्चे ये दोबारा मुझे कंडीशन बताना कि एफ जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी सर्किट है या इनपुट सर्किट अप्लाइड फील्ड की, और न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रॉड। अब दोबारा रिलेशन बताओ, ये सही है? f/2 Sir, f/2 is equal to new. यस, f/2। सो ये नहीं होगा, f/2 इज इक्वल टू न्यू, सो f इज इक्वल टू 2 न्यू, ठीक है। सर वो तो अच्छा, सेम ही चीज है ना, लेकिन नहीं f बच्चे, is equal to mu by 2। हाँ न्यू/2 गलत लिख दिया, Yes, sir. ठीक है। अब मुझे क्या करना है, रेजोनेंस की कंडीशन लेके आनी है। सो मुझे करना क्या है, फॉर रेजोनेंस मुझे एफ को न्यू के बराबर करना है कि जितनी लेंथ चाहे इसके कॉरस्पॉन्डिंग हो। तो मैं एक फॉर एग्जांपल आपको साइन वेव से थोड़ी डिफिकल्टी होगी समझने में, मैं एक कोसाइन वेव ले लेता हूं इस तरह से। अब मुझे क्या करना है मुझे एक एडिशनल पोलराइजिंग फील्ड अप्लाई करनी है, ठीक है। पोलराइजिंग फील्ड कैसे अप्लाई करूंगा? सर हाँ जी वो बच्चे, समझ नहीं आया सर, f इज इक्वल टू न्यू बाय 2 क्यों आया सर? बच्चे क्योंकि हाँ, इसकी हाफ साइकिल के लिए ये कंप्लीट जा चुका, ये अपनी लेंथ बढ़ा भी चुका और वापस भी कर चुका, ठीक है। सो रॉड के रेफरेंस में देखो, रॉड के रेफरेंस में एक साइकिल क्या होगी कि उसकी लेंथ बढ़ गई और वापस उसी पोजीशन पे आ गई। और और तो न्यू इज इक्वल टू f/2 आना चाहिए ना सर? जस्ट अ मिनट, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ, सो ये मैं रीराइट करता हूं, ये 2f इज इक्वल टू न्यू। यस सर, हाँ ये ठीक है, मैंने गलत बोल दिया था स्टार्टिंग में। तो ठीक है बच्चे, मैं कोसाइन वेव लेता हूं और इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं क्या करता हूं कि यहाँ जो ये रॉड है मेरे पास, इसको मैं ऑलरेडी एक पोलराइजिंग फील्ड लगा देता हूं, यहाँ पे एडिशनल एक बैटरी लगा देता हूं। इस फिगर में एक्सप्लेन करता हूं, ये जो मेरी रॉड है ए बी, ठीक है, सर्किट से एक्स्ट्रा दिखा रहा हूं मुझे मैं यहाँ पे, इसमें यहाँ पे मैं इनपुट एडिशनल एक पोलराइजिंग फील्ड लगा देता हूं बैटरी लगा के, ठीक है। अब उसका क्या काम होगा मुझे, पोलराइजिंग फील्ड एफ या डीसी जो पोलराइजिंग फील्ड, इसका काम क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे कोसाइन वेव लेता हूं, ठीक है, सेम एम्पलीट्यूड की, सो इसमें क्या है, ये 0.0 हो गया मेरा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, वो सेम पॉइंट मैंने कंसीडर की। अब मेरी पोलराइजिंग फील्ड कैसी होनी चाहिए, सच दैट ये जो नेगेटिव, ये जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये 0, ये जो एक्सिस है हमारी 0 वाली ओरिजिन वाली, इससे ऊपर चली जाए। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये -5 है इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो आपकी पोलराइजिंग फील्ड कितनी होनी चाहिए, +5 से ऊपर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने 6 यूनिट लगा दिए, ठीक है, तो आपने करना क्या है, ये जो आपकी पोलराइजिंग फील्ड है ये ऐसी हो जानी चाहिए, ठीक है। ये आपका पॉइंट नंबर 0 था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 और ये 4। तो कंडीशन क्लियर है बच्चे कि पोलराइजिंग फील्ड कितने ऑर्डर की होनी चाहिए? ये उतने ऑर्डर की होनी चाहिए कि आपका जो ये साइकिल आ रही है जो नेगेटिव में, इसका मैग्नीट्यूड भी पॉजिटिव कर दे, ठीक है। अब क्या होगा, अब अगर आप लेंथ देखो, पॉइंट नंबर 0 से 1 तक, ये अगर लेंथ मेरे पास ए बी है, पॉइंट नंबर 0 से 1 तक फील्ड डिक्रीज कर रही है, ठीक है।
Yes, sir. तो ये sir. कंप्रेस हो जाएगी कहां तक, से पॉइंट डी तक। पॉइंट नंबर 1 से 2 ये फिर डिक्रीज कर रही है। आप देखो डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, मैग्नीट्यूड में ये फिर से डिक्रीज कर रही है। तो ये ए बी था पहले, वो डी तक आया था पहले, अब वो ई तक चला गया और कंप्रेस हो गई। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट नंबर 2 से 3 तक चली गई। तो ये पॉइंट नंबर 0, ये 1, ये 2 से ये बढ़नी शुरू हुई, कितनी, 3 तक डी तक भी increase- फिर से आ जाएगी। हाँ, डी तक वापस आएगी। ठीक है, तो ये डी तक वापस आ गई और पॉइंट नंबर 4 पे ये वापस से ए बी पे चली गई। ठीक है जी। सो हो क्या रहा है, ये इस तरह से, ये देखो उसकी पूरी एक साइकिल के लिए इसकी भी एक साइकिल, ए बी पे वो वापस कब आया, पूरी साइकिल कंप्लीट होने के बाद, इनपुट की जो अल्टरनेटिंग फील्ड की पूरी साइकिल कंप्लीट होने के बाद ये ए बी लेंथ वापस आ रही है, यहां देखो। ठीक है, सो दिस मेक्स एफ इज इक्वल टू न्यू। सो एडिशनल आप पोलराइजिंग फील्ड लगा के रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाली कंडीशन अचीव कर सकते हो इन केस ऑफ मैग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड। क्लियर है बच्चे? सो ये बुक्स में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ बच्चे कि हाउ यू आर अचीविंग द रेजोनेंस कंडीशन। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड में जाना। सर मतलब हमने पूरे कॉस ये कॉस के साइन के ग्राफ को ऊपर पॉजिटिव साइड में कर दिया। हाँ, तो आपकी पोलराइजिंग फील्ड मैंने इसलिए बताया कि नेगेटिव वाला जो है ना आपका, ये जो है ये इनपुट फील्ड हाँ। का ये जो पार्ट है, इसको आपने पॉजिटिव के ऊपर लेके जाना है, क्योंकि अदरवाइज डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो वो वैसा नहीं होगा, ये डायरेक्शन चेंज कर जाएगा अपनी। पर यहाँ क्या हो रहा है, वो 0 to 2 डिक्रीज ही कर रहा है। ठीक है, और 2 to 4 इंक्रीज कर रहा है। ये जो पॉइंट नंबर 1 या 3 इनका कोई मतलब नहीं रह जाता फिर इन बिटवीन। ठीक है, तो ये आप बाकी सर- डिटेल में बुक में पढ़ लेना। हाँ बच्चे, प्रीवियस स्लाइड में जाना है। सर ये 2f इक्वल टू म्यू कैसे है, समझ नहीं आया। बच्चे न्यू क्या है? सर इसमें एफ क्या है सर, बताना एक बार। बच्चे देखो, आप इसकी कंडीशन, एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फील्ड या टैंक सर्किट, वही ऑसिलेट करवा रहा है ना फील्ड को, और न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रॉड। सो एक फील्ड के लिए वो 2 बार ऑसिलेट कर चुकी। बच्चे आप लोग मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, एफ इज इक्वल टू 2 न्यू। ठीक है, ओके सर ये तो मैं कह ही रहा हूँ एफ इक्वल टू 2 न्यू होगा सर। हाँ वो बच्चे, हाँ वो बच्चे अब तो सर क्योंकि अब उसको mix हो आपने रहा है। 2f इज इक्वल टू न्यू लिख दिया, तब मैं कंफ्यूज हूँ। हाँ नहीं ठीक है बच्चे, ऑलराइट। सो ये था आपका बच्चे मैग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखते हैं। ठीक है जी, सो जस्ट अ मिनट। सर हाँ जी बच्चे, सर कल तो आपने f इज इक्वल टू म्यू बाय 2 लिखवाया था सर। बच्चे यहाँ इसमें सर क्लैरिटी न्यू आएगी ज्यादा क्योंकि है ना सर, रॉड की फ्रीक्वेंसी सर। हाँ रॉड सर की रॉड फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो 2f इज इक्वल सर टू 2f इक्वल्स टू न्यू ही तो आएगा सर, अगर रॉड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है सर तो। एक मिनट मैं क्लियर सर करता जो आपने डायग्राम बनाया ना उसके हिसाब से तो f इक्वल टू 2 न्यू ही होगा, क्योंकि सर जो जितनी टाइम में f कवर हो रहा है उससे ट्वाइस में देखो मैं जो फाइनल कंडीशन है वो लिख देता हूं आपको, उसके हिसाब से आप उसको एनालाइज कर सकते हो। तो मैं लिखता हूं 2f इज इक्वल टू न्यू। f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फील्ड, ऑल्टरनेटिंग फील्ड, एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रॉड। ये ही कंडीशन ट्रू है कि न्यू जो है वो बड़ा है f से। न्यू 2 बार हो चुका है f के मुकाबले, तो इसलिए 2 बार f बराबर न्यू आएगा। क्लियर है जी? नाउ नेक्स्ट इज एडवांटेजेस। अब एडवांटेज इस सर्किट का क्या है? द डिजाइन ऑफ दिस ऑसिलेटर इज वेरी सिंपल, क्योंकि आप क्या ले रहे हो, सिंपली एक आपके पास ऑसिलेटर सर्किट है, टैंक सर्किट, और ट्रांजिस्टर जो यूज कर रहे हो आप वो फीडबैक भी कर रहा है और एम्पलीफाई भी कर रहा है सिग्नल को। ठीक है, सो प्रोडक्शन कॉस्ट लो होगी। एट लो अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज the large power output can be produced without risk of damage of oscillatory circuit. So ज्यादा डैमेज होने का इसमें चक्कर नहीं है क्योंकि ये सिंपल सर्किट है। डिसएडवांटेज क्या है? एक्सक्यूज मी सर,
हाँ जी बच्चे। सर इसमें जो लेंथ ऑफ रॉड है वो मतलब हमारी कितनी होगी सर, मतलब अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा इमेजिनेशन के लिए। बच्चे आपकी लेंथ, ये न्यूमेरिकल में इसमें एक्सप्लेन करता हूँ कि लेंथ ऑफ ओके रॉड सर। क्या हो गया, ठीक है। और ये जो आपकी डिसएडवांटेज है कि आप 3 मेगाहर्ट्ज 3 मेगाहर्ट्ज तक की अल्ट्रासोनिक, ये अपर लिमिट है इसकी। इट हैज लो अपर फ्रीक्वेंसी लिमिट, 50 किलोहर्ट्ज से ऊपर होनी चाहिए अल्ट्रासोनिक। और ये कहां तक आप लेके जा सकते हो इसको, 3 मेगाहर्ट्ज तक की अल्ट्रासोनिक, मतलब इससे ऊपर की अल्ट्रासोनिक ये प्रोड्यूस नहीं कर सकता। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। क्लियर है ये कितने टेम्परेचर पे है सिस्टम, एंड देयर विल बी लॉसेस ऑफ एनर्जी ड्यू टू हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट। तो हिस्टेरेसिस लॉ आपने पढ़ रखा होगा कि क्या होता है, ठीक है जी। सर रॉड भी बहुत ही ज्यादा इंटेंसली हीट नहीं हो जाएगी इस प्रोसेस में? हाँ हो जाएगी ना। तो सर वो आपको- भी एक डिसएडवांटेज में आ जाएगा कि उससे भी लॉस हो जाएगा एनर्जी का। तो ये बचे हीटिंग लॉस सिटी वही हो गया शायद। ड्यू टू हिस्टेरेसिस या एडी करंट या हीटिंग। हिस्टेरेसिस में भी तो आपके पास हीटिंग ही आ रही है। सर सेकंड एडवांटेज एक बार फिर समझा दीजिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर, कि आपने जो सर्किट रखा हुआ है, जो रॉड है, वो कितने टेम्परेचर पे रखी हुई है, या जो आपका जो सर सिस्टम है। एडवांटेज बच्चे इसमें आपका सर्किट सिंपल है, इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें आपने सिंपल यूज की है कि टैंक सर्किट और ट्रांजिस्टर। सो आप हाई पावर इससे लेना चाहो, जैसे आप सोफिस्टिकेटेड चीजें यूज करो जो हाई टेम्परेचर बियर नहीं कर सकती हैं, सो वो ब्रेक डाउन होने के चांसेस रहते हैं। बट सिंस यू आर यूजिंग द सिंपल कंपोनेंट्स फॉर मेकिंग द सर्किट, सो रिस्क ऑफ डैमेज ऑफ ऑसिलेटरी सर्किट इज लेस, ठीक है। तो अच्छा बच्चे इसमें लेंथ, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे ने पूछा कि लेंथ ऑफ रॉड क्या होगी, इट विल बी ऑर्डर ऑफ से सेंटीमीटर, few centimeters as one of the examples, ठीक है जी। अच्छा ये मैग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड था। नाउ सेकंड मेथड इन आवर सिलेबस इज पीजोइलेक्ट्रिक मेथड। अच्छा पीजोइलेक्ट्रिसिटी क्या होती है बच्चे? सर एक क्रिस्टल होता है सर, उसको अगर हम स्ट्राइक करेंगे तो वो एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स बनाता है, ऐसा ही कुछ होता है। सर ऐसे कुछ नहीं। हाँ क्वार्ट्ज क्रिस्टल। हाँ सर, हाँ कुछ सर हाँ, क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल सर crystal, वो yes, वाइब्रेट sir, होता है जब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं शायद। हाँ और सर इनवर्स भी होता है कि इनवर्स भी अगर होता है, यस सर। अच्छा एयरपोर्ट्स की रोड पे फॉर एग्जांपल अगर किसी भी अच्छे रोड पे आप जाओ, तो गाड़ी जो है बीच में सड़क के बीचों बीच कुछ क्रिस्टल्स रखे होते हैं, जैसे गाड़ी उनके ऊपर से क्रॉस करती है नाइट के टाइम, आपने देखा होगा, तो वो ग्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। वो क्या है? दैट इज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। क्वार्ट्ज क्रिस्टल में आप अगर मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई करते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है। सो आवर पीजोइलेक्ट्रिक मेथड इज बेस्ड ऑन इनवर्स पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी है और इनवर्स पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी है। सो उसको डिस्कस करते हैं मुझे। सो पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? इफ a mechanical pressure is applied to one pair of opposite faces of certain crystal like quartz, so ये naturally occurring crystal है quartz, इसलिए हम इसका नाम यूज कर रहे हैं, अदरवाइज ह्यूमन मेड क्रिस्टल्स भी हैं अलग अलग। equal and opposite electric charges appear across the opposite faces, this is called piezoelectric effect। कि आपने फॉर एग्जांपल आपके पास कोई क्रिस्टल है, उसके दोनों तरफ आपने अगर प्रेशर अप्लाई किया, तो जो उसके दो फेसेस हैं, एक फेस पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, दूसरा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। द कन्वर्स ऑफ पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज आल्सो ट्रू, कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इज अप्लाइड टू द वन पेयर ऑफ फेसेस, देन कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन डायमेंशन ऑफ अदर पेयर ऑफ फेसेस ऑफ क्रिस्टल आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। दिस इज नोन एज इनवर्स पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोस्ट्रिक्शन। अभी यहाँ पे देखना मुझे, ये आपके पास एक, इसको छोड़ो, आपके पास एक क्रिस्टल है क्वार्ट्ज क्रिस्टल, यहाँ पे अगर आपने मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई किया, सो एक साइड आपकी पॉजिटिव चार्ज हो गई, दूसरी नेगेटिव चार्ज हो गई। अगर आप यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाओगे, इट विल शो द डिफ्लेक्शन, इट मींस यू हैव ए पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा बच्चे ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल ही क्यों मैकेनिकल प्रेशर लगाने पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, कोई और क्रिस्टल क्यों नहीं दे देता? एनी आइडिया? नहीं पता सर। क्वार्ट्ज क्रिस्टल वो पर्टिकुलर क्रिस्टल है मुझे
which has directional asymmetry. So मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ मुझे. Suppose आपके पास ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्लस माइनस है इसमें, न्यूट्रल एटम्स हैं ये. सो ठीक है, ये आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर है. इफ वी अप्लाई प्रेशर ऑन बोथ साइड्स, ऑपोजिट फेसेस, तो क्या पॉजिटिव और नेगेटिव वही सेम ही रहेंगे. तो वेयर एज इन क्वार्ट्ज क्रिस्टल, अब अगर हमारे पास ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, पोटेंशियल डिफरेंस कहां से आता है कि जो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एटम्स, इनमें कोई एक डायरेक्शन ऐसी होगी कि उसमें एटम मिसप्लेस होगा. डिसलोकेशन बोलते हैं इसको, क्रिस्टल डिफेक्ट भी बोलते हैं. तो देयर आर सर्टेन क्रिस्टल्स व्हिच लैक डायरेक्शनल सिमेट्री. ठीक है, सो आप इस डायरेक्शन से प्रेशर लगाओ तो एक, ये दो, तीन एटम फेस करेंगे. इस डायरेक्शन से प्रेशर लगाओ तो 4 एटम फेस करें, फॉर एग्जांपल. ठीक है जी. सो डिफरेंट डायरेक्शन के अलाउंग प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, ओनली दोज क्रिस्टल कैन शो piezoelectric effect. ठीक है, so these crystals have different properties in different direction and one such property is piezoelectric effect. क्लियर है जी. सो इसलिए हर क्रिस्टल आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके नहीं देगा, ओनली द क्रिस्टल व्हिच लैक्स डायरेक्शनल सिमेट्री, डिफरेंट डायरेक्शन में उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी, दैट विल गिव यू पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है जी. और इनवर्स इसका अभी हमने किया कि इनवर्स जिसके ऊपर हमने ये अल्ट्रासोनिक प्रोड्यूस करनी है, द इनवर्स और कन्वर्स ऑफ पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज दैट electric field is applied to one pair of faces, the corresponding changes in the dimension of other pair of faces of crystal are produced. So आपने फील्ड लगाया तो आपके पास उसकी लेंथ चेंज हो रही है क्रिस्टल की. ठीक है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन हो रहा है. डायरेक्ट में क्या था, आप मैकेनिकल प्रेशर लगा रहे हो तो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है. इनवर्स में क्या है, आप फील्ड लगा रहे हो तो उसकी वजह से मैकेनिकल चेंज आ रहा है, उसमें कंप्रेशन रेयरफेक्शन आ रहा है. दिस इज पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है जी. सो अब इसके बाद अब इसका मेथड मैं एक्सप्लेन करता हूं ब्लैंक स्क्रीन पे. सो नाउ वी हैव पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मेथड. सो इसमें भी बचे वैसे ही आपको टैंक सर्किट होगा एक, ये प्रिंसिपल मैंने एक्सप्लेन कर दिया बच्चे. नाउ इट्स कंस्ट्रक्शन. ऑसिलेशन चाहिए आपको तो आपको एक टैंक सर्किट चाहिए. सो मैं वो बना रहा हूं. ठीक है जी. सो अगेन फीडबैक भी चाहिए आपको. सो ये कलेक्टर मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, एमीटर जो है ग्राउंड करना है और फीडबैक जो है वो बेस से आएगा आपको. ठीक है जी. यहां पे आपके पास हाई टेंशन है, एमीटर इज फर्दर ग्राउंडेड टू अवॉइड द रिस्क ऑफ हीटिंग. ठीक है जी. दिस इज कैपेसिटर, दिस इज कॉइल एक्स, से दिस इज कॉइल वाई. अच्छा, फेरोमैग्नेटिक रॉड तो है नहीं, सो हमें तो फील्ड लगाना है. सो क्वार्ट्ज क्रिस्टल के ऊपर सो मैं एक इंडक्टिवली कपल्ड एक और कॉइल रख देता हूं, म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगी उसमें. और इसकी 2 प्लेट्स बना देता हूं. ठीक है, एंड इफ आई प्लेस ए क्वार्ट्ज क्रिस्टल ए बी, ये मेरा क्वार्ट्ज क्रिस्टल है जो मैंने इस प्लेट के बीच में रख दिया. ठीक है, एंड देयर इज म्यूचुअल इंडक्टेंस हियर, सो मैं 2 लाइंस लगा देता हूं यहाँ पे. दिस इज Z, दिस इज हाई टेंशन. ठीक है जी. क्लियर है बच्चे, सर्किट क्लियर है? कोई डाउट इस सर्किट में? नो सर. सर राइट हैंड उसका साइड क्या feedback बनाया कैसे सर, एक मिलेगा? बार फिर एक्सप्लेन कर दीजिए सर. बच्चे राइट हैंड साइड में एक और कॉइल है जो फील्ड
कपल कर रही है एक्स और वाई कॉइल का जेड के साथ, और क्योंकि हमें ऑल्टरनेटिंग फील्ड लगाना है क्वार्ट्ज क्रिस्टल के ऊपर, जब आप क्योंकि इनवर्स पीजोइलेक्ट्रिक के ऊपर बेस्ड है ना, तो आप फील्ड लगाओगे तो ये क्रिस्टल आपका ऑसिलेट करना स्टार्ट होगा और यहाँ से आपको अल्ट्रासोनिक मिलेगी। ठीक है जी सर। हाँ जी बेटा। सर इंडक्टिवली कपल्ड मतलब? Anish, first you go through your basic electromagnetism part or unit in +2. Then you will get idea about. ट्रांसमीटर की तरह वर्क करेगा ना सर? हाँ हाँ बजे. So Anish, you I think you have not cleared your basics. So first you go through what is inductively coupled, what is mutually coupled. So in electromagnetism unit of +2 book, you will get the details about how they are coupled together. ठीक है, सो फील्ड एक कॉइल से दूसरी कॉइल में कैसे जाएगी, मैं बच्चे वो यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, अदरवाइज हम अपना सिलेबस मिस कर जाएंगे, तो आप वहां से पढ़ना। कैसे आएगा इसमें? हाँ जी तो फीडबैक आपने लगाया ना, फीडबैक कैसे आ रहा होगा इसमें? फीडबैक यहाँ से जो ईएमएफ, ये जो फील्ड है यहाँ ईएमएफ प्रोड्यूस होगा बच्चे। सो ईएमएफ व्हिच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पोटेंशियल है, ये बैरियर पे जाके काम कर रहा है। तो मैं इसकी वर्किंग एक्सप्लेन करता हूँ भैया। सो आपको कंस्ट्रक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। दिस इज टैंक सर्किट यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑसिलेशंस। ठीक है, ये ऑसिलेशंस वाई कॉइल के साथ फील्ड है जो ईएमएफ प्रोड्यूस कर रही है। ईएमएफ इज लिंक्ड टू द बी ऑफ बेस ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर विल एम्पलीफाई द सिग्नल एज वेल एज दिस कलेक्टर करंट विल फर्दर इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट इन द कॉइल एक्स। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये इस तरह से चलेगा, ये साइकिल आपका चलता रहेगा। और एक्स और वाई फील्ड कॉइल में जो आपके पास फील्ड है दैट इज म्यूचुअली कपल्ड टू द कॉइल जेड, एंड विच इन टर्न यहाँ पे आपके पास डिफरेंट पोलैरिटी वाला फील्ड होगा। सो ये जो फील्ड है आपने क्वार्ट्ज क्रिस्टल के ऊपर लगाया, सो विद चेंजिंग पोलैरिटी आपका क्वार्ट्ज क्रिस्टल वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसके ऊपर फील्ड की वजह से प्रेशर लग रहा है, तो वो वाइब्रेट करेगा एंड इन टर्न विल प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। मुझे ऑन पासिंग करंट थ्रू कॉइल एक्स, यहां से अगर आप करंट पास करो जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप इन इट। सो इस कॉइल में, एक्स कॉइल में आपके पास चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगा। दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड टू कॉइल वाई, एंड सो यहाँ का जो फील्ड है यहाँ, सो ये यहाँ पे लिंक्ड हो जाएगा एंड इंड्यूसेस ईएमएफ इन द कॉइल वाई विच इज फेड टू द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर। सो आप बेस भी यूज करो, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, बेस भी यूज कर सकते हो और ट्रायड वॉल्व भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सो ये ग्रिड है, ये प्लेट है। ठीक है, ट्रायड वॉल्व की वर्किंग आप बताओगे? बच्चे वर्किंग आप, क्योंकि दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, ये बेसिक्स हैं जो आप +2 में पढ़ के आए हो। ट्रांजिस्टर ट्रायड वॉल्व तो सर वो हमारा सिलेबस से कट हो गया था एक्चुअली, ये ट्रांजिस्टर वाला पार्ट। हाँ, तो आप इसलिए मैंने ट्रांजिस्टर का आपको सिंपली एनपीएन सिस्टम बना के बताया था। हाँ, आप इसकी सिंपली जो है ना बेस करंट, बेस वोल्टेज के साथ करंट कैसे वेरी कर रहा है, ये आप सिंपली गूगल में डालना, आपको मिल जाएगी इसकी डिटेल। क्योंकि अगर मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर और ये ट्रायड वॉल्व करवाने लगा तो हमारा सिलेबस नहीं होगा। और ये बेसिक है, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि आपको इतनी इलेक्ट्रॉनिक्स तो मालूम होगी। सर क्वार्ट्ज क्रिस्टल में सर ए बी क्या डिनोट कर रहा है सर? ये साइज है बच्चे उसका। अच्छा साइज, ए बी अलोंग इस डायरेक्शन में लगाओ, या आप ए बी इसको लिख लो। ठीक है, प्लेट को डिनोट कर लो। सर ट्रायड वॉल्व तो सिलेबस में था ही नहीं। बच्चे ट्रायड वॉल्व की जगह आप ट्रांजिस्टर यूज कर सकते हो। ठीक है, सर ओके। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डिफरेंट बुक्स यूज डिफरेंट स्विचेस। सो एज अ रिजल्ट द प्लेट करंट इंक्रीजेस या द कलेक्टर करंट इंक्रीजेस, thereby increasing the inductive effect in coil Y. So यहाँ से आपने स्टार्ट किया, फीडबैक दिया और फिर वापस यहीं पे आ गए विद इंक्रीज करंट। ठीक है, these oscillation being inductively linked to the quartz crystal, ये quartz crystal या slice, inductively coupled to the quartz crystal slice through coil Z। ये जो coil Z है, X और Y में जो फील्ड है वो coil Z में आ रही है। और ये हमने इस तरह रखा हुआ है, ये जो दो प्लेट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं इनका प्लेट का नाम A और B रख देता हूँ। A और B प्लेट्स के बीच में हमारे पास ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, सैंडविच किया हुआ है इन दो प्लेट्स के बीच में। ठीक है, with the help of variable capacitance in the tank circuit, the frequency of transistor oscillations and thus the magnetic field oscillations can be made equal to natural frequency. तो आप यहाँ जो ये है
इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी कैपेसिटेंस, क्योंकि वेरिएबल कैपेसिटेंस है, इसको चेंज करके आप रेजोनेंस कंडीशन अचीव कर सकते हो कि ये जिस फ्रीक्वेंसी के साथ मूव कर रहा है और यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है टैंक सर्किट की f = 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ LC, ठीक है, ये इसके बराबर हो जाए। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, न्यू बाय 1/2L स्क्वायर रूट ऑफ y बाय रो। ये दोनों आप कैपेसिटेंस को एडजस्ट करके यहाँ पे रेजोनेंस कंडीशन अचीव कर सकते हो, ठीक है जी। सर क्वार्ट्ज की भी सेम फॉर्मूला होगा जो रॉड का था? हाँ बजे, मटेरियल तो वही है, आई मीन आपके पास सब्सटेंस है, सो उसके लिए सेम ही फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ यहाँ पे L की जगह विड्थ हो जाएगी, सो L/विड्थ। तो ये तब है जब आप लेंथ के अलॉन्ग फील्ड लगा रहे हो या विड्थ के अलॉन्ग फील्ड लगा रहे हो, रेस्ट ऑफ द फॉर्मूला रिमेन सेम, क्योंकि आप मटेरियल की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हो ना। सो दिस रिजल्ट्स इन रेजोनेंस। सो अगर आप ट्यून कर लो अपना कैपेसिटेंस किस वे में कि आपको रेजोनेंस कंडीशन मिले, this can produce maximum possible intensity of ultrasonic waves. This piezoelectric oscillator can produce ultrasonic wave up to 0.5 gigahertz. ये 0.5 gigahertz मेगाहर्ट्ज में कितने हुए बचे? 500। और मैग्नेटोस्ट्रिक्शन में आप 300 मेगाहर्ट्ज तक गए थे, यहाँ आप 500 मेगाहर्ट्ज तक चले गए। सो ऑब्वियस है कि मैग्नेटोस्ट्रिक्शन के साथ आप लेसर फ्रीक्वेंसी वाली अल्ट्रासोनिक प्रोड्यूस करते हो, वेयर एज यूजिंग पीजोइलेक्ट्रिक मेथड यू कैन प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी। क्लियर है जी? सर वैसे इस फ्रीक्वेंसी की कोई अपर लिमिट तो है ही नहीं, जितनी हम फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर सके वो सब अल्ट्रासाउंड के अंदर ही आएंगे। ऑब्वियसली हमारी ऑडिबल रेंज से ऊपर, क्योंकि अल्ट्रा का मीनिंग ही है ना अल्ट्रासोनिक, जो सोनिक का मतलब जो हमें ऑडिबल है, जो साउंड हमें ऑडिबल है, उससे ऊपर जितनी भी रेंज हो आपकी इलास्टिक स्पेक्ट्रम में, वो आपकी अल्ट्रासोनिक्स है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बच्चे। सर रॉड में लो फ्रीक्वेंसी क्यों थी? कौन सी रॉड में? लास्ट वाले बच्चे उसमें लो फ्रीक्वेंसी नहीं, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ रहा बच्चे, ये किस वे में आप लो फ्रीक्वेंसी बोल रहे हो? सर अच्छा ये जो 300 अल्ट्रासोनिक वाले में सर कम क्यों हो रही थी सर जनरेट सर फ्रीक्वेंसी? बिकॉज दैट सर्किट हैज लिमिटेशन। बच्चे क्वार्ट्ज क्रिस्टल अपनी डायरेक्शनल असिमेट्री की वजह से, डायरेक्शनल असिमेट्री को आप बच्चे डिफरेंट बुक में यूज किया हुआ है, एनिसोट्रोपिक क्रिस्टल एज वेल, ये आप टर्म समझ लो बच्चे, एनिसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक। एनिसोट्रोपिक मींस different properties in different direction, isotropic means same properties in all the directions, ठीक है। due to anisotropic behavior of quartz crystal it can produce higher frequency ultrasonic waves। जो आपकी फेरोमैग्नेटिक रॉड थी वो आइसोट्रोपिक थी, ठीक है। ओके सर। so this was the production of ultrasonic using two different methods। so next है हमारे पास मुझे Sir, ultrasonics are also sound waves, so why we cannot produce it using normal loudspeaker? मुझे नॉर्मल लाउड स्पीकर की लिमिटेशन है कि आप अगर आप 50 किलो हर्ट्ज क्या बोलते हैं 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर लेके जा सकते हो उसको, तो वेल इनफ। सो आप नॉर्मल स्पीकर से अगर 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर ले जाओगे तो अल्ट्रासोनिक हो जाएगी, बट आपको याद रखना है 20 किलो हर्ट्ज इज नॉट अ स्मॉल फ्रीक्वेंसी, Okay. ठीक है। सो ये बच्चे स्लाइड्स में इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज दी हुई है कि आप 500 मेगाहर्ट्ज तक जा सकते हो पीजोइलेक्ट्रिक मेथड के साथ। द आउटपुट ऑफ ऑसिलेटर इज वेरी हाई एंड इट इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी फील्ड। मैग्नेटिक, उसमें मैग्नेटिक फील्ड था, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है। डिसएडवांटेज में है कि कॉस्ट ऑफ पीजोइलेक्ट्रिक इज हाई ड्यू टू क्वार्ट्ज क्रिस्टल इन्वॉल्व्ड, ये हाई कॉस्ट क्रिस्टल है। फर्दर द कटिंग एंड शेपिंग ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल आर वेरी कॉम्प्लेक्स। सो आपने थोड़ा सा भी अगर एज से उसको डिफरेंट विड्थ वाला कर दिया, सो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी बिकॉज इट इज एनिसोट्रोपिक क्रिस्टल। सो आपको बड़ा इसको शार्पली कट करना पड़ेगा, शेपिंग इसकी अकॉर्डिंगली करनी पड़ेगी, ठीक है। एक ही न्यूमेरिकल गिवन है मुझे। देन वी हैव डिटेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है मुझे। सो हमने स्टार्ट किया था ये यूनिट अल्ट्रासोनिक्स का, बेसिक इलास्टिक स्पेक्ट्रम हमने एक्सप्लेन किया, फिर हमने किया मैग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड, उसमें हमने किया मैग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड होता क्या है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन प्रिंसिपल क्या है,
और इनवर्स मैग्नेटोस्ट्रिक्शन प्रिंसिपल क्या है. देन वी हैव डील्ड विद द मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अल्ट्रासोनिक वेव अप टू 300 मेगाहर्ट्ज. उसमें हम टैंक सर्किट यूज कर रहे हैं, फीडबैक सर्किट यूज कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं और फेरोमैग्नेटिक रॉड यूज कर रहे हैं. बाद में अगर आपने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की कंडीशन अचीव करनी है, यू कैन यूज अप्लाइड पोलराइजिंग फील्ड, एक्स्ट्रा पोलराइजिंग फील्ड सर्किट को दे दो सो दैट रॉड आपकी ऑलरेडी पोलराइज हो जाए. ठीक है. सो सेकंड मेथड था हमारे पास पीजोइलेक्ट्रिक मेथड. इन दैट मेथड वी यूज पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कि मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई करो तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल के फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, उसकी वजह से फील्ड प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड. और हम यूज कर रहे हैं इस मेथड में इनवर्स पीजोइलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट. ठीक है. और सर्किट इसका जैसा मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट का है वैसा ही है, लेफ्ट पार्ट ऑफ द सर्किट एटलीस्ट, बट राइट पार्ट ऑफ द सर्किट उसमें हम फेरोमैग्नेटिक रॉड की जगह यहाँ पे इंडक्टिवली कपल्ड दो प्लेट्स रखे हैं, उसके बीच में सैंडविच किया हमने क्वार्ट्ज क्रिस्टल. ठीक है. इस वे से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं 500 मेगाहर्ट्ज तक की अल्ट्रासोनिक वेव्स. नाउ अगर आपके पास कोई वेव है तो आपको पता करना है कि वो अल्ट्रासोनिक है या नहीं. सो देन we'll discuss about how we can detect an ultrasonic wave. So one of the method is piezoelectric detector. So in this बजाय इसके बाद आपका कोई इस यूनिट में मेन आर्टिकल नहीं है, सिंपल आपके पास मेथड्स हैं, डेरिवेशन नहीं है कुछ भी. सो कॉन्सेप्ट है जो आपको समझने हैं. सो पीजोइलेक्ट्रिक डिटेक्टर ये क्या है? इट यूजेस पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट for detecting the ultrasonic waves. Suppose if ultrasonics it has compression and rarefaction, it allowed to fall on quartz crystal. So अगर आपके पास अल्ट्रासोनिक वेव है और आपने उसको क्वार्ट्ज क्रिस्टल के ऊपर फॉल कर दिया, एंड सिंस अल्ट्रासोनिक इज एन एनर्जेटिक वेव, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन होंगे. ठीक है. ए सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड अक्रॉस द फेसेस ऑफ दिस क्रिस्टल. ठीक है. सो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा. सो हम कर क्या रहे हैं, एक अगर आपके पास ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, इफ अल्ट्रासोनिक वेव इज फॉलिंग ऑन इट, सो ऑपोजिट फेसेस पे आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा. सो वोल्टमीटर लगा के अगर आप इसको देखना चाहो, सो इट विल शो डिफ्लेक्शन. अब वो जो सिग्नल होगा, जो वोल्टेज का, वो बहुत फीबल होगा. सो इट नीड एम्पलीफिकेशन. सो आप इस सिग्नल को एम्पलीफाई करके बाय एम्पलीफायर वी कैन डिटेक्ट अल्ट्रासोनिक. अगर नॉर्मल वेव होगी तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, बट इफ इट इज एन अल्ट्रासोनिक वेव देन क्वार्ट्ज क्रिस्टल के ऑपोजिट फेसेस पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, जिसको आप एम्पलीफाई करके डिटेक्ट कर सकते हो. सो अगर आफ्टर एम्पलीफिकेशन यू विल गेट जीरो, देयर इज नो अल्ट्रासोनिक वेव फॉलिंग ऑन द क्वार्ट्ज क्रिस्टल, एंड इफ इट इज नॉट जीरो इट मींस अल्ट्रासोनिक इज प्रेजेंट ऑन द क्वार्ट्ज क्रिस्टल. सो दिस इज द सिंपलेस्ट पीजोइलेक्ट्रिक डिटेक्टर. ठीक है. अच्छा, ये दिखता कैसा है? इसकी ब्लॉक डायग्राम इस तरह से कि इसका आउटर केस है, इपॉक्सी फिटिंग है, बैकिंग मटेरियल है, इलेक्ट्रोड्स हैं, पीजोइलेक्ट्रिक एलिमेंट है. ठीक है. और यहां से आपको अल्ट्रासोनिक फॉल कर रही है. ठीक है. सो दिस इज जस्ट अ ब्लॉक डायग्राम. आपको एग्जाम में इसका ब्लॉक डायग्राम नहीं पूछा जाएगा, आपको सिंपली पूछा जाएगा कि डिटेक्शन के डिफरेंट मेथड्स क्या हैं. सो वन ऑफ द मेथड इज पीजोइलेक्ट्रिक डिटेक्टर. ठीक है. यहाँ पे जो आपको पीजोइलेक्ट्रिक एलिमेंट दिख रहा है, ये ब्लू वाला, ये है आपका क्वार्ट्ज क्रिस्टल. सो वेव यहाँ से फॉल कर रही है क्वार्ट्ज क्रिस्टल के ऊपर. उसके बाद आपका जो यहाँ सब कुछ है, ये उसको इंटैक्ट रखने के लिए इक्विपमेंट को और एम्पलीफाई करने के लिए. ठीक है. देन सेकंड मेथड इज कुंट्ज ट्यूब मेथड. ये इट इज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. कुंट्ज ट्यूब इज ए लॉन्ग ग्लास ट्यूब सपोर्टेड हॉरिजॉन्टली. सो इस ग्लास ट्यूब, आपके पास एक हॉरिजॉन्टल ग्लास ट्यूब है सिलेंड्रिकल विद एयर कॉलम्स इन इट. ठीक है. व्हेन अल्ट्रासोनिक वेव आर पास थ्रू द कुंट्ज ट्यूब. अच्छा, ये ट्यूब और सिंपली ग्लास ट्यूब, इसमें फर्क क्या है कि इस ग्लास ट्यूब में आपके पास लाइकोपोडियम पाउडर ये स्प्रिंकल किया होता है, फ्लैश पाउडर जिसको हम बोलते हैं. ये पर्टिकुलर जो केमिकल पाउडर है ये हमने बिछाया होता है ट्यूब के अंदर. सो इट इज स्प्रिंकल्ड इन द ग्लास ट्यूब. दैट ट्यूब इज कॉल्ड कुंट्ज ट्यूब. And when ultrasonic wave are passed through these Kunz tube, the powder collects in the form of heaps. So उसके पहाड़ के जैसे ढेर से लग जाएंगे. So heaps at the nodal point. Nodal point क्या है? Stationary wave के जो nodal point है. So आप ultrasonic से पहले stationary wave बनाओगे, और अगर nodal point पे आपके पास heaps की form में powder इकट्ठा हो गया, it means it is an ultrasonic wave. तो nodal point पे इकट्ठा हो जाएंगे and is blown off at antinodal point.
ठीक है, तो इसकी डायग्राम देखते हैं। सो ये आपके पास ये यहाँ दिख रहा है बच्चे, ये हीप्स, ठीक है, ये छोटे छोटे, ये नेकेड आई से विजिबल नहीं है। सो कुंट्स ट्यूब से आप माइक्रोवेव या इससे ऊपर की जो वेव है, वेवलेंथ वाली, उसी को डिटेक्ट कर सकते हो, उससे कम वाली, क्योंकि ये हीप्स आपको फिर विजिबल नहीं होंगे, पाउडर जो है, ये जो ढेर लगा हुआ है। तो मैं इसको एम्पलीफाई कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, सो ये हीप्स की फॉर्म में, तो ये पिस्टन टाइप का लगा रखा है, ये रिफ्लेक्शन के लिए, स्टेशनरी वेव बनाने के लिए। ओह। ठीक है, सो अगर आपने कुंट्स ट्यूब से अल्ट्रासोनिक पास की और यहाँ हीप्स की फॉर्म में अगर आप, क्योंकि इसमें हमें नेकेड आई इन्वॉल्व है, सो हम सिर्फ देख रहे हैं कि हीप्स बन रही है या नहीं बन रही। ठीक है, सो जितनी फ्रीक्वेंसी, जितनी वेवलेंथ तक आप देख सकते हो, तभी तक डिटेक्ट कर सकते हो कि अल्ट्रासोनिक वेव है या नहीं है। ठीक है, और अगर ये प्लेन है, कोई हीप्स नहीं बनते, इट मींस देयर इज नो अल्ट्रासोनिक। ये सिंपल मेथड है कुंट्स ट्यूब का। देन वी हैव सेंसिटिव फ्लेम मेथड। ठीक है, अभी आपने बजे कुंट्स ट्यूब मेथड में देखा कि नोड पे हाई प्रेशर है, नोड पे आपके पास हीप्स हो रहे हैं, नोड इज 0 पॉइंट, और एंटी नोड विच इज नॉन 0 पॉइंट, वहां पे प्लेन रह रहा है। ठीक है, ठीक है जी। So we'll discuss this method in next class. I think the time is over for this class.